नमस्कार। आज हम मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला की दुनिया में एक सफर पर निकल रहे हैं। जी, और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, ऐबक से लोदी तक। हाँ, ये स्रोत दिल्ली सल्तनत से लेकर मेवाड़ तक उस दौर के शासकों और उनकी बनवाई गई अद्भुत इमारतों की कहानी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या छिपा है। शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। स्रोतों में जिक्र है कि उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। हाँ, और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी। दिलचस्प बात यह है कि इन शुरुआती इमारतों में अक्सर पहले के मंदिरों का मलबा इस्तेमाल हुआ। अच्छा, मतलब ये शायद एक नई शक्ति के आने का संकेत था? बिल्कुल, ऐसा माना जा सकता है। और हाँ, दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार, उसकी नींव भी तो ऐबक ने ही रखी थी। सही। लेकिन मीनार को पूरा किसने करवाया? वो इल्तुतमिश थे, है ना? जी हाँ, इल्तुतमिश। उन्होंने न सिर्फ मीनार पूरी करवाई, बल्कि सुल्तान गढ़ी, जिसे भारत का पहला इस्लामी मकबरा भी कहते हैं, और हौज़े शमसी जैसे तालाब भी बनवाए। और बलबन, उनके बारे में क्या खास है? देखिए, सुल्तान बलबन का मकबरा जो उन्होंने खुद बनवाया था, वो स्थापत्य के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। अच्छा। किस तरह से? स्रोतों के अनुसार ये दिल्ली में बना मकबरा भारत में शुद्ध इस्लामी शैली का शायद पहला उदाहरण था। शुद्ध इस्लामी शैली, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ? मतलब क्या चीज इसे खास बनाती थी? अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मतलब है कि इसमें पहली बार सही इस्लामी तकनीक, जैसे असली मेहराब, जिसे क्रू आर्च कहते हैं, और गुंबद का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। ओह, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भारतीय कारीगर अक्सर पुरानी तकनीकों से ही काम चलाते थे, जैसे कॉर्बेलिंग, जिसमें पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर आगे बढ़ाया जाता है। तो बलबन का मकबरा इस मायने में एक तकनीकी मील का पत्थर था। ये तो वाकई दिलचस्प है। फिर खिलजी वंश का दौर आया, अलाउद्दीन खिलजी और अलाई दरवाजा। हाँ, अलाई दरवाजा 1311 में बना। क्या कमाल की चीज है। स्रोत बताते हैं कि इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का जो संतुलन है वो देखने लायक है। और नक्काशी भी तो लाजवाब है उसमें। बिल्कुल, ज्यामितीय पैटर्न, बारीक काम। ये सिर्फ एक गेट नहीं था, ये खिलजी की बढ़ती ताकत और उनकी कलात्मक सोच का प्रतीक था। इसकी भव्यता उस समय की वास्तुकला को एक नई ऊंचाई पर ले गई। उन्होंने और भी कुछ बनवाया था, शायद कोई मस्जिद या महल। जी, जमाते खाना मस्जिद और 1000 सीतून यानी 1000 खंभों वाला महल, इनका भी जिक्र मिलता है। अच्छा, खिलजी के बाद फिर तुगलक और लोदी वंश आए। क्या उनकी वास्तुकला में कोई खास बदलाव दिखता है? हाँ, कुछ हद तक। जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास विशाल तुगलकाबाद शहर बसाया। स्रोत बताते हैं कि उसकी वास्तुकला में ना सुरक्षा पे बहुत जोर था। मजबूत ढलवां दीवारें। सुरक्षा यानी डिफेंसिव आर्किटेक्चर। बिल्कुल। वहीं लोदी काल में मकबरों का निर्माण खूब हुआ। जैसे सिकंदर लोदी के वजीर ने मोठ की मस्जिद बनवाई, जो अपनी सादगी और अनुपात के लिए जानी जाती है। और सिकंदर लोदी का अपना मकबरा? हाँ, वो भी अहम है। उसे उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने बनवाया। वो अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाले डिजाइन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये डिजाइन बाद में मुगलों ने भी अपनाया। ये तो हुई दिल्ली सल्तनत की बात, लेकिन स्रोत मेवाड़ का भी जिक्र करते हैं। राणा कुंभा का कीर्ति स्तंभ, वो कैसे अलग था? हाँ, मेवाड़ का कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, वो चित्तौड़ में है और वो सल्तनत कालीन वास्तुकला से काफी अलग है। किस तरह से अलग? स्रोत बताते हैं कि राणा कुंभा ने इसे मालवा पर जीत की याद में बनवाया था। ये पूरी तरह राजपूत शैली में है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भरी पड़ी हैं, बारीक नक्काशी है। यानी ये सल्तनत की इमारतों से बिल्कुल भिन्न है। जी हाँ, इसका निर्माण जैता नाम के स्थापति की देखरेख में हुआ। ये एक क्षेत्रीय शक्ति, मतलब राजपूतों की शक्ति और उनकी अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। तो अगर हम देखें ऐबक की शुरुआती मस्जिदों और मीनार की नींव से लेकर इल्तुतमिश का काम, बलबन के मकबरे की तकनीकी छलांग, खिलजी का भव्य अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद की मजबूती, लोधी के मकबरे और फिर मेवाड़ का वो शानदार कीर्ति स्तंभ। हाँ, इन स्रोतों से हमें मध्यकालीन भारत की वास्तुकला की एक वाकई दिलचस्प झलक मिलती है। इसमें शक्ति, आस्था, कला, तकनीक, सब कुछ नजर आता है। बिल्कुल सही। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है। जैसा कि इन दस्तावेजों से पता चलता है, ये उस जमाने की राजनीतिक इच्छाओं, धार्मिक विश्वासों, तकनीकी हुनर और कला की समझ का आईना है। सोचने वाली बात है। हाँ, और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। इन अलग अलग शैलियों और इमारतों को देखकर हम उस युग के शासकों
और समाज की सोच, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या समझ सकते हैं? ये स्मारक अपने समय की कौन सी अनकही कहानियां बयां करते हैं?